नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पूरे विश्व में बजने लगा है अपने भारत का डंका। यूक्रेन में कैसे सफल हुआ अपना ऑपरेशन गंगा। इन 8 सालों में भारत में संचार क्रांति छाई है। जगह जगह इंटरनेट और हर हाथ यूपीआई है। किसानों को फसलों का सही दाम पाते देखा है और महिलाओं को उनका सम्मान पाते देखा है। पूरे विश्व में अपने भारत की महिमा का शोर है। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को दर्शाया जाएगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विभिन्न खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के उपरांत भारत और ईरान को आदान प्रदान बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। बैंकिंग, उद्योग और वित्त क्षेत्र के विशेषज्ञों ने रिजर्व बैंक के विभिन्न फैसलों का स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू में भारतीय प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। असम में आज मंत्रिपरिषद में 2 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल के मिश्रण से 41,000 करोड़ रुपए से अधिक के विदेशी मुद्रा बचाई। यूरोपीय संसद ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2035 से पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया। खेलो इंडिया युवा खेल में हरियाणा फिर तालिका में शीर्ष पर पहुंचा। महाराष्ट्र दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज शाम नई दिल्ली में। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद 2 दिन की इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। परिषद की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी की थीम है बायोटेक स्टार्टअप नवाचार, आत्मनिर्भर भारत। एक रिपोर्ट। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी की थीम है बायोटेक स्टार्टअप नवाचार, आत्मनिर्भर भारत की ओर। यह प्रदर्शनी उद्यमियों, निवेशकों, उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, बायो इनक्यूबेटर, विनिर्माताओं, नियामकों और सरकारी कर्मियों को एक स्थान पर लाएगी। प्रदर्शनी में लगभग 300 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल, जेनोमिक्स, जैव फार्मा, कृषि, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, कचरे से संपदा, स्वच्छ ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों को प्रदर्शित किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे नवसारी जिले के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में लगभग 3050 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री तापी, नवसारी और सूरत जिलों के निवासियों के लिए जलापूर्ति की 13 परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं पर 961 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री मोदी नवसारी जिले में 542 करोड़ रुपए से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन करेंगे। ये अस्पताल क्षेत्र के लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री सूरत, नवसारी, वलसाड और तापी जिलों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने से जुड़ी 8 जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी नवसारी में एएम नाइक स्वास्थ्य सेवा परिसर और निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आगामी खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में बताया कि ये वृद्धि अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक है। एमएसपी के जो दाम बढ़े हैं, इसमें तिल की एमएसपी में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल उसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपए प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357। तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपए, सोयाबीन पीला पर 350 रुपए की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपए की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपए, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपए, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपए। अगर आप इसको तुलना के रूप में देखेंगे तो 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद 1-2 के ऊपर, लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी। श्री ठाकुर ने बताया कि इससे निवेश और उत्पादन बढ़ेगा तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीज से बाजार तक दृष्टिकोण के कारण भारतीय कृषि ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और सरकार ने किसानों को विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए, आय में वृद्धि करने के लिए और सूचना उनके घर द्वार तक पहुंचाने के लिए ढेरों कदम उठाए हैं। बीज से लेकर मिट्टी की सेहत तक, बीमा से लेकर सिंचाई तक, न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर बाजारों तक एक व्यापक दृष्टिकोण से हर कदम पर किसानों का सशक्तिकरण हुआ है। मोदी सरकार के निर्णय किसान कल्याणकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में और उनको राहत प्रदान करने में भी बहुत सफल सिद्ध हुई है। बैंकिंग उद्योग और वित्त विशेषज्ञों ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों में वृद्धि अपेक्षा के अनुरूप है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा ने कहा है कि रिजर्व बैंक का नीतिगत वक्तव्य स्थिति का व्यापक आकलन है और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार और शीर्ष बैंक की समन्वित कार्रवाई की पुष्टि है। आवास क्षेत्र को वित्त उपलब्ध कराने में शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों की अधिक भूमिका सुनिश्चित करने से सहकारी बैंकिंग में समान अवसर मिलेंगे। इसके अलावा रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने से ग्राहकों को और अधिक सुविधा मिलेगी। इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतिलाल जैन ने कहा कि 50 आधार अंक की वृद्धि से मुद्रास्फीति के दबाव पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही केंद्र के पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती जैसे उपायों से भी असर पड़ेगा। उधर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भारत और दक्षिण एशिया बाजार समूह की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जरीन दारूवाला ने कहा कि क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने से लेनदेन की लागत में कमी आएगी और इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, जिससे भारत की विश्व स्तरीय भुगतान प्रणालियों में मजबूती आएगी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा कि रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने का प्रयास प्रशंसनीय है। आईआईएमसी वाणिज्य और उद्योग चैम्बर के अध्यक्ष जुजार खुराकीवाला ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ब्याज दर में वृद्धि अपेक्षाओं के अनुरूप है, क्योंकि लंबे समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध के कारण मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बाद के समय में भारत और ईरान को आपसी आदान प्रदान बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से ये बात कही। श्री हियान ने कल शाम प्रधानमंत्री से भेंट की। वे भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। श्री मोदी ने ईरान के विदेश मंत्री का स्वागत करते हुए दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संपर्कों का उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की।
श्री मोदी ने राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि वे उनके साथ शीघ्र मुलाकात के इच्छुक हैं। दोनों देशों ने क्षेत्रीय संपर्क में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर भी बल दिया और चाबहार बंदरगाह में शाहिद बहिश्ती टर्मिनल के निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के लिए अपेक्षित समुद्री पहुंच उपलब्ध हुई है और ये मध्य एशिया सहित इस क्षेत्र के लिए एक वाणिज्यिक पारगमन केंद्र के रूप में उभरा है। दोनों पक्षों ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्षों की संबंधित टीम जल्द ही संचालनगत पहलुओं के समाधान के लिए बैठक करेगी। ईरान के विदेश मंत्री मुंबई और हैदराबाद भी जाएंगे। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को दर्शाया जाएगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विभिन्न खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के उपरांत भारत और ईरान को परस्पर आदान प्रदान बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। बैंकिंग, उद्योग और वित्त क्षेत्र के विशेषज्ञों ने रिजर्व बैंक के विभिन्न फैसलों का स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू में भारतीय प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। असम में आज मंत्रिपरिषद में 2 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल के मिश्रण से 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई। यूरोपीय संसद ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2035 से पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया। खेलो इंडिया युवा खेलों में हरियाणा फिर तालिका में शीर्ष पर पहुंचा। महाराष्ट्र दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज शाम नई दिल्ली में। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। देश में 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले पहली बार। 3 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास मिला पहली बार। 3 करोड़ 28 लाख लोगों को आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज मिला पहली बार। देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा है। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर होंगे। वे आज दोपहर जम्मू पहुंचेंगे और भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे कल वैष्णो देवी मंदिर भी जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे। 2 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विधायक नंदिता गारलोसा और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव जयंता माल्ला बरुआ को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। नंदिता गारलोसा ने हाफलॉन्ग से और श्री बरुआ ने नलबारी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि 10% एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल के उपयोग से देश को विदेशी मुद्रा में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बचत हुई है। श्री चौबे ने कल एक ऑनलाइन आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 महीने पहले हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि अगला लक्ष्य पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का है और इसे 2025-26 तक हासिल किया जाना है। केंद्र सरकार पिछले 8 वर्षों में न केवल भारत के सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने बल्कि पूरे विश्व में इसकी सुगंध फैलाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि स्वाधीनता के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव
इस समय पूरा देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आकाशवाणी समाचार भी देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करते हुए अपने समाचार बुलेटिनों में आजादी का सफर श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए इंडिया गेट पर उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा के पूर्ण होने तक यहाँ पर होलोग्राम प्रतिमा लगाई गई है। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी। आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। भारत को एकजुट करने के अथक प्रयासों को सम्मानित करने के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप गुजरात के केवड़िया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 मार्च 2022 को विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। ये नई गैलरी देश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दर्शाएगी। जलियांवाला बाग स्मारक का पुनः निर्मित परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। मोदी सरकार द्वारा किए गए इन कार्यों से न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है बल्कि युवाओं को स्वाधीनता के इन नायकों को जानने का अवसर भी मिल रहा है। सिद्धार्थ सिंह, आकाशवाणी समाचार। यूरोपीय संसद ने 2035 से नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास तेज करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ये फैसला किया गया है। आकाशवाणी ने अपनी फारसी भाषा प्रसारण की अवधि मौजूदा 1 घंटे 45 मिनट से बढ़ाकर प्रतिदिन 3 घंटे कर दी है। फारसी भाषा में श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोजाना सुबह और शाम उपलब्ध होंगे। खेलो इंडिया युवा खेल में हरियाणा फिर पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। उसने 30 स्वर्ण, 23 रजत और 34 कांस्य पदक जीते हैं। महाराष्ट्र 26 स्वर्ण, 25 रजत और 22 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत होंगे जबकि हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की ला रहा है एक झलक। जून स्वदेश की माटी के महान सपूत भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। उनका जन्म तत्कालीन एकीकृत बिहार और वर्तमान झारखंड के रांची जिले में हुआ था। बिरसा की आरंभिक शिक्षा बुर्ज चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई। 1890 में वे बड़गांव चले गए जहां वे जमींदारों के संपर्क में आए। बढ़ते मुंडा सरदार आंदोलन को देखते हुए उन्होंने बड़गांव क्षेत्र छोड़ दिया और वन बकायों को रद्द करने की मांग के साथ चाईबासा तक सिरडीगा के रैयतों के मार्च का नेतृत्व किया। 1895 में भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया। उन्होंने उद्घोष किया कि महारानी विक्टोरिया के शासन का अंत हो चुका है और मुंडा राज शुरू हो गया है। उन्होंने रैयतों को लगान नहीं चुकाने का निर्देश दिया क्योंकि उनकी जमीन अब मुक्त हो चुकी है। मुंडा समुदाय के लोग भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा
यानी धरती पिता कहते थे। कहा जाता है कि उनमें अलौकिक शक्तियां थीं। वे गोलियों को पानी में बदल सकते थे तथा बुरी आत्माओं को भगाने, रोगी को चंगा करने और मृत को जीवित करने का मंत्र जानते थे। उनकी अपार और लगातार बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई। 24 अगस्त 1895 की आधी रात बिरसा को सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 2 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद भगवान बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ मुंडा अधिकारों के रिकॉर्ड निकालने और बहाल करने की मुहिम में जुट गए। रे 1899 के अंत तक वे अपने अनुयायियों को प्रेरित और सबल करने के लिए फिर अपनी चमत्कारिक शक्तियों के साथ सामने आए। लंबे समय तक भगवान बिरसा मुंडा की सहयोगी रही सली नाम की एक मुंडा महिला ने जनजातीय महिलाओं को इस आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1899 की क्रिसमस पर लगभग 7,000 स्त्री पुरुष एकत्र हुए और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ उलगुलान मुहिम की शुरुआत की, जो जल्दी ही खूंटी, तामर, बसिया और रांची तक फैल गई। जनवरी 1900 में समूचा मुंडा समुदाय हथियारों से लैस होकर इस क्रांति में कूद पड़ा और प्रशासन की जड़ें हिला दी। बाध्य होकर कमिश्नर को बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए भारी इनाम की घोषणा करनी पड़ी। अपना देशों में अपनो राज्य उलगुलान जिंदाबाद। 9 जनवरी 1900 को ब्रिटिश सेना ने डोमबारी के निकट सैल रकाब पहाड़ियों के पास मुंडा योद्धाओं पर हमला कर दिया। बिरसा के अनेक साथी मारे गए। पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया और बिरसा के कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 मार्च 1900 की रात चक्रधरपुर में जामकुपई जंगलों में भगवान बिरसा मुंडा को सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कारागार में डाल दिया गया। 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि भगवान बिरसा मुंडा हैजे की चपेट में आ गए हैं। जेल अधीक्षक कैप्टन A.R. एंडरसन ने उनका इलाज शुरू किया। 7 जून तक बिरसा की हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन 8 जून को फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और 9 जून 1900 को जेल में ही उनका निधन हो गया। बताया गया कि उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार रांची के कोकर में डिस्टली ब्रिज के किनारे कर दिया गया। इस महान क्रांतिकारी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम शहीद हरिकिशन का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। हरिकिशन ने 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वे नौजवान भारत सभा और खुदाई खिदमतगार की गतिविधियों में भी सक्रियता से शामिल हुए। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने के बाद हरिकिशन ने भारतीयों के शोषण के लिए पंजाब के गवर्नर की हत्या करने का फैसला किया। इसे अंजाम देने के लिए 23 दिसंबर 1930 को पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर के संबोधन का समय चुना गया। नियत समय पर हरिकिशन ने गवर्नर पर गोली चलाई, लेकिन वो किसी तरह बचने में कामयाब हो गया। हरिकिशन को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 9 जून 1931 को मनवाली जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। देश की माटी के इस साहसी सपूत को हमारी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी दिन में लू चलेगी। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन स्थानों में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम तक बादल घिर सकते हैं। श्रीनगर, लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ
साथ छींटे पड़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, शिलांग, आइजॉल, अगरतला और ईटानगर में भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। गंगतोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ भारी वर्षा का भी अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। फरहत, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में रेपो रेट में %.5 की वृद्धि अखबारों की बड़ी खबर है। रिजर्व बैंक के अन्य फैसलों पर दैनिक जागरण लिखता है, क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जाएगा। विभिन्न प्रकार के बिल भुगतान के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े ई मैंडेट की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, सरकार का किसानों को तोहफा। 17 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। मूंग 480 और धान का मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे पर लोकसत्ते की बड़ी खबर है, भारत और वियतनाम के रिश्ते लगातार हो रहे प्रगाढ़। रक्षा साझेदारी के संयुक्त दृष्टि पत्र पर हस्ताक्षर। अमर उजाला की टिप्पणी है, चीन को झटका, एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करेंगे भारत और वियतनाम। किसी भी देश के साथ वियतनाम का ऐसा पहला समझौता। स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी में लगभग 1,450 सीटें खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को सभी अखबारों ने मुखपृष्ठ पर स्थान दिया है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, भविष्य से खिलवाड़। हिन्दुस्तान लिखता है, डॉक्टर कम तो नीट पीजी की सीटें खाली क्यों। भारतीय महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास पर दैनिक भास्कर का कहना है, 39 की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अलविदा। पिता 8 साल की मिताली का आलस से दूर करने के लिए ले जाते थे क्रिकेट ग्राउंड, जहां एक थ्रो ने उन्हें क्रिकेट की महानायिका बना दिया। अमर उजाला की खबर है, दिल्ली एनसीआर में अगले साल से औद्योगिक, घरेलू और अन्य जगहों पर कोयले के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। वायु गुणवत्ता को देखते हुए आयोग ने जारी किए निर्देश। जयपुर में ऑनलाइन क्लास जासूसी मामले पर राजस्थान पत्रिका की खबर है, बच्चों का डेटा साझा करने वालों पर होगी कार्रवाई। इस बात की पड़ताल होगी कि अभ्यर्थियों का डेटा कोचिंग और अन्य संस्थानों के पास कैसे पहुंच रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को दर्शाया जाएगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विभिन्न खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के उपरांत भारत और ईरान को परस्पर आदान प्रदान बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। बैंकिंग, उद्योग और वित्त क्षेत्र के विशेषज्ञों ने रिजर्व बैंक के विभिन्न फैसलों का स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू में भारतीय प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। असम में आज मंत्रिपरिषद में 2 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने कहा, भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल के मिश्रण से 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई। यूरोपीय संसद ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2035 से पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया। खेलो इंडिया युवा खेलों में हरियाणा फिर तालिका में शीर्ष पर पहुंचा। महाराष्ट्र दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज शाम नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।